हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्रे एजुकेशन। कैसा चल रहा है प्रोफेशन भाई? बताइए जरा, आप लोग बताते तो है नहीं। पुनः आज पेपर 3 को डिस्कस करने वाला हूँ और आज का टॉपिक में हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। आपको अच्छे से पता है 20 क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछा जाएगा पेपर 3 में। बाकी यह वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। अब पार्ट 1 to 3 आप लोग जाकर रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। देखिए, मैं कभी भी आप लोग जाकर रिवाइज करने के लिए बोलता हूँ तो उसको मैं क्यों बोलता हूँ। देखिए, यहाँ से आप क्वेश्चन जो आप लोग को देखने को मिल रहा है ना, इंडिया में जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, जितने भी एग्जाम हुए हैं सबका यहाँ पे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, अगर साइंस का ले रहा हूँ तो सबका मैं क्वेश्चन आपको साइंस का देता हूँ। प्लस में JSCCL का जितना एग्जाम हुआ है उस सारा क्वेश्चन मैं धीरे धीरे कंपाइल करके यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए, मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में, सारा क्वेश्चन वगैरह सर्च करने में 12-13 घंटा लगा। ओके, तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि मतलब सारा चीज़ सर्च करना पड़ता है, बहुत जगह से सर्च कर कर करके मैं लाया हूँ। बाकी तो टाइप करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो सर्च करने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसको एनालाइज करने में टाइम लगता है कि क्या क्या चीज़ डिस्कस करना है, क्या क्या चीज़ आपको लिए लाना है। तो देखिए, जो कंटेंट दे रहा हूँ उस पर आप लोग भरोसा दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का मैं कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। बाकी जितनी जनता है 25 प्लस है, तो आप लोग खुद समझदार हैं, तो डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोग कंटेंट कैसे दे रहा हूँ। आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं। टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका PDF वहीं पर मिलेगा आपको, और क्यूज वगैरह भी वहीं चल रहा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बाकी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक या कोई भी क्रिटिसाइज भी करना है तो आप लोग कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मूव करते हैं। निम्न में से किसे ठोस CO2 के रूप में जाना जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सॉलिड CO2? सूखी बर्फ, पोटास, एलएम, ब्लीचिंग पाउडर या लाफिंग गैस? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होना चाहिए ए। बहुत लोग जानते होंगे सूखी बर्फ के बारे में। बाकी देखिए, एक स्लाइड में जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा मैं चाहता हूँ कि डिस्कस कर दिया जाए, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने से थोड़ी हो जाएगा यार। ऐसे कीजिएगा तो मैं तो 7 मिनट में सारा खत्म कर दूंगा, तो 7 मिनट में नहीं, इसको थोड़ा लॉन्ग लेके चलते हैं। जितना भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा सारा चीज़ डिस्कस कर लेंगे। तो आंसर हो गया आपका ड्राई आइस। ओके, और ड्राई आइस का फॉर्मूला पूछ दिया तो याद रखिएगा, सॉलिड CO2 को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। देखिए, ये क्या होता है ना कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को जो है, ओके, आप लोग बहुत सारा जब प्रेशर देते हैं इस पर, तो ये क्या हो जाता है, ये जो है आपका कंडेंस होकर आपका सोलिडिफाई हो जाता है। जैसे शादी विवाह वगैरह में देखा होंगे, पार्टी वगैरह में, कि जो क्या होता है, एक बर्फ़ का सिल्ली आता है जो जल्दी पिघलता नहीं है, तो वो बर्फ़ नहीं रहता है भाई, बर्फ़ रहेगा तो तुरंत पिघल जाएगा। तो वो जो होता है ना, वो सॉलिड CO2 होता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर उसको सॉलिड के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। समझ चुके हैं? तो ये सारा चीज़ आपके पास हो गया, तो सॉलिड CO2 आंसर आपका हो गया। बाकी सारा देखिए ये चीज़ डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए, जैसे कि पोटासिलम है, क्या है पोटासिलम, तो इसका फार्मूला देख लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है K2SO4। क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 होल 3, ओके, SO4 होल 3 और 24H2। तो ये फार्मूला होता है पोटास एलम का। ओके, सिंपली एलम भी इसको बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है आपका CaOCl2, याद रखिएगा CaOCl2 होता है। बाकी लाफिंग गैस का फार्मूला सबको जानते होंगे, कौन बोल सकता है, लाफिंग गैस N2O। ओके, तो ये सारा कुछ भी फार्मूला याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का यूज आप लोग याद रखिएगा ना, ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग बहुत सारा चीज़ जो कपड़ा वगैरह, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह होता है, उसमें कपड़ा को ब्लीच करने के लिए, साफ करने के लिए यूज करते हैं। प्लस में पानी वगैरह को सफाई वगैरह करने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ठीक है, रोगाणुनाशक के रूप में भी यूज होता है। जैसे सुने होंगे कि नाली वगैरह में, कुआं वगैरह में हम लोग इसको डालते हैं ताकि कीटाणु वगैरह वहाँ पे पनपे नहीं। ओके, समझ चुके होंगे आप लोग। तो यही सारा आपका आंसर हो गया, ड्राई आइस। बाकी थोड़ा सा एक पॉइंट जो मुझे लग रहा है कि आपको लोग को डिस्कस कर देना चाहिए, जैसे अभी आप लोगों ने देखा, एक होता है सॉलिड CO2। क्या हो गया? एक हो गया सॉलिड CO2, एक हो गया कैम्फर जिसको आप लोग कपूर बोलते हैं, ओके, और एक होता है आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन। तो ये सारा जो तीनों चीज़ दिख रहा है ना, तीनों के तीनों सबलाइम्ड सब्सटेंसेस हैं, और भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। सबलाइम्ड सब्सटेंस होते हैं। सबलाइम्ड सब्सटेंस क्या होते हैं कि ये जो सबलाइम्ड सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट ऐसे गैस स्टेट में पहुंच जाते हैं जब इनको गर्म किया जाता है, लिक्विड स्टेट में नहीं पहुंचते हैं। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि वैसा सब्सटेंस जो सीधे ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे ऊर्ध्वपातित पदार्थ बोलते हैं। और ऊर्ध्वपातित पदार्थ के एग्जाम्पल में आयोडीन, कैम्फर और सॉलिड CO2 आप लोग रख सकते हैं। ओके, समझ चुके हैं? तो यहाँ सारा इस पॉइंट को याद रखिएगा। जनरली नेचर क्या होता है, कोई भी चीज़ सॉलिड है तो उसको गर्म कीजिएगा तो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लेकिन इन लोग नहीं होता है, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैस में। कपूर जलाए हैं ना आप लोग पूजा करने के लिए, ध्यान दीजिएगा जरा। आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि विकृत स्पिरिट या विकृत अल्कोहल बनाने के लिए पैराडीन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? बताइए जरा। एक पैराडीन होता है, तो पैराडीन में कौन सा पदार्थ हम लोग मिलाकर उसको डीनेचर्ड अल्कोहल या डीनेचर्ड स्पिरिट बनाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अगर पैराडीन में अगर हम लोग मिथाइल अल्कोहल मिला दिए, क्या बना दिए? मिथाइल अल्कोहल मिला दिए, तो वह डीनेचर्ड अल्कोहल बन जाता है। ओके, डीनेचर्ड अल्कोहल। तो आंसर आपका ए हो गया। तो याद रखिए इस क्वेश्चन को। बाकी ऐसे जो चर्चा करने योग्य बातें हैं, देखिए आपका फार्मूला जो मिथाइल अल्कोहल का है ना, अल्कोहल है ना, CH3OH होता है मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला। और बाकी इथाइल अल्कोहल का फार्मूला देख लीजिएगा, C2H5OH या
देखिए C2H5OH, या इसको हम लोग जो है ना CH3CH2OH भी ऐसे तोड़ तोड़ के बोल सकते हैं। तो ये है आपका इथाइल अल्कोहल। तो यही सबसे कॉमन अल्कोहल है, ध्यान दीजिएगा, सबसे कॉमन अल्कोहल यही है आपका। क्या होता है? सबसे कॉमन अल्कोहल जो है C2H5OH ही है। यही वो अल्कोहल है जिसको आदमी पी भी सकता है आदमी, और गाड़ी में अगर डाल दीजिएगा, अगर प्योर रहेगा, पानी नहीं रहेगा, तो इस पर ना गाड़ी चल भी जाएगा, क्योंकि प्योर ईंधन के रूप में होता है। बायोडीजल का नाम सुने हैं ना, तो इसी का यूज पर हम लोग फोकस देने वाले हैं। देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि जो जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो गई, तो इसमें होता क्या है कि इथाइल अल्कोहल का ना बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है, क्योंकि पीने के लिए यूज होता है। तो इसमें कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, इथाइल अल्कोहल थोड़ा बहुत मिक्स कर देते हैं ताकि लोग ना पिए। लेकिन लोग तो लोग हैं, आप लोग जानते हैं, लोग तो मानने वाले हैं नहीं, तो फिर भी इसको पी जाते हैं, तो उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। तो वो क्या हो जाता है, तो वो सारा न्यूज में रहता है। तो समझ लीजिएगा, और पूछ दे कि जो है इथाइल अल्कोहल में क्या मिलाते हैं, तो यही जो है से मिथाइल अल्कोहल मिलाते हैं। मिथाइल अल्कोहल थोड़ा सा पॉइजनस होता है ना, तो थोड़ा सा इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आंसर आपका हो गया मिथाइल अल्कोहल, बाकी सारा चीज़ डिस्कस कर दिया। चलिए समझ गए होंगे। ओके, इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल देखिएगा, जितना सारा कप सिरप वगैरह होता है तो सब में आपको इथाइल अल्कोहल देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है ना, सब चीज़ को, दवा वगैरह को अच्छा से घोल लेता है। तो ये भी पूछते हैं आपसे, तो याद रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब हाँ, इसका उपयोग हम टिंचर आयोडीन बनाने में यूज करते हैं ना, जो अभी इथाइल अल्कोहल था उसका उपयोग हम लोग टिंचर आयोडीन बनाने में यूज करते हैं। इथाइल अल्कोहल मतलब इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल होता है ना, याद रखिएगा। अल्कोहल का OL होता है सफिक्स। नाउ 1 कैरेट डायमंड कितने के बराबर होता है बताइए? 1 कैरेट डायमंड इक्वल्स टू। अब देखिए मैं जब मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ, तो देखिए मैं वर्ड बाय वर्ड को ट्रांसलेट नहीं करता हूँ, उसका मीनिंग को ट्रांसलेट करता हूँ। तो कभी कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा कि क्या क्या ट्रांसलेट करके दे दिया है पुरानी। ओके, तो गजब बेइज्जती हो जाएगा मेरा भी। तो ऐसे नहीं कीजिएगा, मैं वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं करता हूँ, मैं उसके मीनिंग को ट्रांसलेट करता हूँ। क्लियर? तो यहाँ से 1 कैरेट जो डायमंड होता है वह 200 mg के बराबर होता है। क्या होता है? 200 mg के बराबर होता है। तो यहाँ से तो याद रख लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो आपका कार्बन का 3 फॉर्म आप लोग जनरली देखे होंगे। एक होता है आपका ग्रेफाइट, ओके, दूसरा ऑब्वियसली डायमंड यहाँ पे जो है, और तीसरा फुलेरिन होता है। फुलेरिन सबसे लास्ट में खोजा गया था, याद रखिएगा। ग्रेफाइट, डायमंड और फुलेरिन तीनों के तीनों जो है कार्बन का प्योर फॉर्म है। याद रखिएगा, कार्बन का प्योर फॉर्म है, एकदम प्योर है, 100% प्योर, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ओके, कोई मिलावट नहीं। तो ऐसे पूछते हैं, याद रखिएगा। ओके, बाकी ग्रेफाइट है, सब पता है ना, पेंसिल का जो लीड होता है, लीड, उसमें यूज होता है ग्रेफाइट। और ये विद्युत का कुछ सुचालक है। क्या है? सुचालक, यानी कि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। बाकी डायमंड वगैरह देख लीजिएगा, इन लोग सुचालक वगैरह नहीं है। और डायमंड जो है प्रकृति में, नेचर में सबसे हार्ड सब्सटेंस है। देखिए ये नॉन मेटल है, क्या है, एक्चुअली में नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी नेचर में सबसे हार्ड सब्सटेंस जो है से क्या होता है, जो है उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस डायमंड है, जो कि एक नॉन मेटल है, कार्बन का फॉर्म है। तो कार्बन का अप्रूप होता है एलोट्रॉप्स, जिसको आप लोग बोलते हैं, जानते होंगे ये चीज़। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग को यहाँ पे डिस्कस कर दूँ गोल्ड के बारे में। देखिए गोल्ड जिसका सिंबल AU होता है, शुद्ध गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का होता है। क्या होता है? शुद्ध गोल्ड 24 कैरेट का होता है। लेकिन 24 कैरेट गोल्ड जो होता है इतना मुलायम ज़्यादा होता है कि उसको आभूषण नहीं बना सकते हैं आप लोग, ऑर्नामेंट्स। तो उसमें कुछ कुछ पार्ट ना हम लोग सिल्वर या कॉपर मिला देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मिला सकते हैं, तो सिल्वर और कॉपर मिला के हम लोग को थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं ताकि उसका आभूषण बन सके। इन्हें कभी कभी परसेंटेज में पूछ देते हैं आपसे कि आप जो है से गोल्ड 18 कैरेट का गोल्ड है, तो बताइए कि उसमें कितना % गोल्ड है। तो 18 कैरेट होगा, परसेंट कैसे निकालते हैं? जो आपका पास है प्लस में टोटल और इंटू 100 कर देते हैं। तो 18 कैरेट गोल्ड था और टोटल 24 कैरेट का होता है, उसमें 100 से डिवाइड कर लीजिएगा। एप्टीट्यूड आप लोग करके देख लीजिएगा, 75% आएगा। कितना आएगा? 75% गोल्ड है, यानी कि 18 आया तो 75% गोल्ड उसमें है। ओके, समझ गए? तो इस तरह चीज़ कर लीजिएगा। और गोल्ड जो है से क्या होता है, गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा तन्य धातु है। क्या है? तन्य धातु है, सबसे ज़्यादा तान सकते हैं इसको। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर जो है से लंबा तार बना सकते हैं आप लोग, याद है ना, 10th का बुक में लिखा हुआ था। और जो सिल्वर है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, सिल्वर, ठीक है, सबसे अच्छा सुचालक सिल्वर है। AG। आई होप कि समझ में आ चुका होगा, बहुत सारी चीज़ डिस्कस कर दी आप लोग के लिए। वह कौन सा अक्रिय गैस है जो वायु में सबसे अधिक है? मैं बात कर रहा हूँ वायुमंडल में सबसे अधिक, यानी कि विच इनर्ट गैस, इनर्ट गैस से बात कर रहा हूँ कि सिर्फ गैस की नहीं। तो ऐसे करके मत आ जाइएगा, गैस सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। तो बताइए कि कौन सा इनर्ट गैस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एटमॉस्फेयर में हमारा? ओके, नियॉन, आर्गन, जिनोन या फिर रेडॉन, बताइए। तो इसका आंसर आर्गन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आर्गन होना चाहिए। आर्गन को देखिएगा तो हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 0.93% है। कौन? आर्गन, जो कि अक्रिय गैसेस में सबसे ज़्यादा आता है। ओके, देखिए यहाँ से कुछ कुछ मैं क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग देखे होंगे, पीरियड टेबल में गए होंगे। ओके, तो इधर से आप लोग को पीरियड्स देखने, ग्रुप देखने को मिलता है, ऐसे ऐसे ग्रुप होता है, और ऐसे ऐसे जो लाइन होता है उसको पीरियड बोलते हैं। टोटल 7 पीरियड आप लोग को देखने को मिलता है और ग्रुप 18 देखने को मिलता है। याद रखिएगा, 7 पीरियड है और ग्रुप 18 है, ऐसे वाला।
पीरियड ऐसे वाला होता है। देखिए फर्स्ट जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कली। अल्कली मतलब क्षार। इन लोग का यूज है ना क्षार बनाने के लिए यूज होता है, जैसे NaOH KOH यहीं से निकल के आता है। बाकी इसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा ना बेसिक नेचर को देखने को मिलेगा आपसे। क्या मिलेगा, बेसिक नेचर को यहाँ पे देखने को मिलता है, तो उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल हम लोग बोलते हैं। ओके, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ से बेसिक वगैरह देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत अल्कलाइन होता है, अल्कली अर्थ मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको दोनों को बोलते हैं। ओके, बाकी यहाँ ग्रुप 17 में आइए, थोड़ा सा बाकी डिस्कस नहीं करूँगा। ग्रुप 17 को हम लोग हैलोजेंस बोलते हैं। हैलोजन मतलब क्या होता है, हैलो मतलब होता है सल्ट और जेंस मतलब होता है प्रोड्यूसर, तो उसको हैलोजेंस बोलते हैं। जैसे NaCl देखे हो ना, तो NaCl यहाँ से बनकर निकल के आता है ग्रुप 17 से। ओके, बनता प्रोसेस होता है। आप लोग NaOH में HCl मिला दीजिएगा तो NaCl बन जाता है, तो यहीं से साल्ट प्रोड्यूस करता है इन लोग। और ग्रुप 18 जो है ऑब्वियसली यही इनर्ट गैस है। क्या है, ग्रुप 18 का एलिमेंट है, वही इनर्ट गैस है। इसको हम लोग अब नोबल गैस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोबल गैस। इन लोग का बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ हीलियम को छोड़कर। हीलियम में 2 होता है ना, और इन लोग का वैलेंसी 0 हो जाता है, क्योंकि बाहर कक्षा में यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो कितना होगा, वैलेंसी 0 हो जाएगा, सिंपल है। इसीलिए किसी के साथ इन लोग रिएक्ट नहीं करता है, और जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है उसको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं। ठीक है, तो बाकी आर्गन वगैरह का यूज हम लोग बल्ब वगैरह में डालने के लिए यूज करते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा मालूम होगा, तो ताकि ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर सके। और हाँ, थोड़ा सा एक परसेंटेज बता दे रहा हूँ। नाइट्रोजन का परसेंटेज यहाँ पे देखिएगा एटमॉस्फेयर में 78% होता है। ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% होता है। उसके बाद 1% में बचता है बहुत सारे गैसेस हैं। CO2 याद रख लीजिएगा, CO2 जैसे 0.03% है। और अभी आप लोगों ने आर्गन देख लिया, क्या देखिए, आर्गन देख लिया, 0.93% इसका आर्गन का है। समझ चुके होंगे, तो ये सारा चीज़ है। ओके, तो इसको भी याद रखिएगा, मेमोरी में डाल लीजिएगा। ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे सब चीज़ याद करा दूंगा, इतना बार रिपीट करा दूंगा कि आप तो को एग्जाम तक सारा चीज़ मिल जाएगा। आंसर आपका आर्गन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। हीटर का जलने वाला जो भाग होता है किस चीज़ से बना होता है। देखिए, जो हीटर का जलने वाला भाग होता है वो बनाता है नाइक्रोम से। क्या बना होता है, नाइक्रोम। अब भाई नाइक्रोम क्या है भाई, क्या बवाल है इसमें, क्या छिपा हुआ है। देखिए, जो छिपा हुआ है उसको निकालते हैं। नाइक्रोम जो वर्ड है उसमें निकेल प्लस जो आपका क्रोमियम है उससे मिलकर बना है, निकेल प्लस क्रोमियम से। तो NiCr हो गया, प्लस थोड़ा बहुत ना इसमें आयरन भी मिला दिया जाता है, तो इसे करके इसको नाइक्रोम बन जाता है। देखिए, मिश्र धातु यानी कि एलॉय बनाने से फ़ायदा होता है, उसका थोड़ा सा जो टाइम है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसका सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाता है। यानी कि अगर चलना है 10 दिन तो चलेगा 50 दिन, टाइम बढ़ जाता है। दूसरी बात, जंग वगैरह भी उसमें नहीं लगता है हम लोग अगर बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी स्टील देखा, तो स्टील में नॉर्मली क्या होता है, स्टील में हम लोग आयरन के साथ थोड़ा कार्बन मिला देते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बाकी स्टेनलेस स्टील थोड़ा अलग होता है, उसमें आयरन के साथ क्रोमियम और निकल वगैरह भी मिलाते हैं हम लोग, तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो। तो इसीलिए हम लोग मिश्र धातु बनाते हैं ताकि उसको जंग से बचा सके और थोड़ा बहुत ड्यूरेबल अस्थायी हो सके। बात समझ में आ रही है, तो इसीलिए मिश्र धातु बनाते हैं। और जो मिश्र धातु होता है वो एक समांगी मिश्रण है, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर है, भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पे मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि नाइक्रोम एक क्या है, एक मिश्र धातु है, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फालतू की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। बाकी टंगस्टन का सिंबल याद रखिएगा, टंगस्टन का सिंबल W होता है, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन होता है। पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर प्लस जिंक होता है, याद रखिएगा, पीतल एक मिश्र धातु है। ब्रास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कॉपर प्लस जिंक होता है। इस्पात स्टील इसको बोलते हैं, इसमें आयरन प्लस कार्बन होता है। ध्यान दीजिएगा, आयरन प्लस कार्बन। मैं स्टेनलेस स्टील की बात नहीं कर रहा हूँ, ये देखिएगा। और स्टील का यूज हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट यानी कि चुंबक बनाने के लिए यूज करते हैं। समझ में आ गया, आंसर आपका नाइक्रोम हो गया। हीटर जो जलता है उसका जो देखिएगा फिलामेंट जो होता है, तार वाला ऐसे ऐसे कुंडली, वो जो होता है ऐसे नाइक्रोम से बना होता है, समझते होंगे। इन लोग जल्दी ख़राब नहीं होता है ना, क्योंकि इन लोग का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, निम्न में से किस उद्योग में जिप्सम कच्चे माल के तौर पर प्रयोग होता है। यानी कि बताना है कि जिप्सम जो होता है वो कच्चे माल के तौर पर प्रयोग किस में होता है, कॉपर इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो देखिए, जिसका सही आंसर है आपका होगा सीमेंट इंडस्ट्री में। सीमेंट इंडस्ट्री में जो है से आपका जिप्सम का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं अगर बात करूँ सीमेंट के बारे में थोड़ा सा, तो सीमेंट देखिए होता क्या है, एक्चुअली में जो सीमेंट होता है ना आपका, उसमें बहुत सारा चीज़ होता है। सबसे पहले तो यह देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कच्चा माल ये भी होता है। उसके बाद जिप्सम आता है ऑब्वियसली, तो जिप्सम का सूत्र लिख देता हूँ, CaSO4 2H2O। उसके बाद थोड़ा बहुत क्ले मिलाया जाता है, क्ले मतलब मिट्टी जैसा जो पार्ट होता है उसको क्ले बोलते हैं। तो ये सारा मिलाकर सीमेंट बनता है। ओके, तो याद रखिएगा, सीमेंट ऐसी बनता है। और उसके बाद एक चीज़ और आपसे पूछ सकते हैं कि जो सीमेंट देखिएगा ना, जैसे आप लोग सीमेंट आप लोग घर बनवाए होंगे, तो सीमेंट को जैसे ही आप लोग घोलते हैं तुरंत नहीं जमता है, कुछ देर के बाद जमता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो जिप्सम जो होता है ना प्रेजेंट, उसी के चलते जो है से अब जल्दी नहीं जमता है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ओके, तो होता है सीमेंट। ओके, तो आप लोग समझ चुके होंगे इसको। और बाकी कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का फॉर्मूला यही होता है। ओके, मार्बल होता है, चौक होता है,
और इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, चूना पत्थर। ओके, समझ चुके होंगे सारा चीज़। सीमेंट में आप लोग देख लिया। CaSO4 है, सी है ना, CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्वाइस हाइड्रेट हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ट्वाइस हाइड्रेट। तो इसको याद रखिएगा, यही फार्मूला है जिप्सम का। बाकी यहाँ से देख लिया आपने, आंसर आपका हो गया। कौन, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। चलिए, बाकी एक फार्मूला यहाँ से याद रखिएगा ना, जैसे कि एक CaSO4 और हेमी हाइड्रेट, क्या है, हेमी मतलब हाफ, ये जो है ना आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है ना। तो प्लास्टर पेरिस होता है या पेरिस प्लास्टर, उसका सूत्र है। ये यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जिप्सम को जब गर्म कीजिएगा ना, जो CaSO4 2H2 है, उसको गर्म कीजिएगा तो आपको यही मिलने वाला है, इसीलिए थोड़ा सा बता दिया। सूत्र याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आपसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़े का पानी जो है निम्न से किस कारण से ठंडा रहता है। तो घड़े का पानी जो ठंडा रहता है उसके लिए कौन प्रोसेस है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन। देखिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सीख के जाइए, आराम से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा चीज़ सीख के जाइएगा यहाँ से। ओके, बहुत ज़्यादा सीख के जाइएगा, इतना तो गारंटी है यार कि एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ओके, इतना सारा मैं बता दूंगा। और देखिए, शॉर्टकट पढ़ के कोई आज तक महान नहीं बना है और ना आप बनिएगा, तो शॉर्टकट पढ़ना छोड़ दीजिए, तो लॉन्ग कट लीजिए। ओके, जो लॉन्ग कट जाते हैं वही जो है से इतिहास रचते हैं। ओके, जो शॉर्टकट जाते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, बस कुछ नहीं कर पाते हैं, शॉर्टकट से कुछ होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं फंस जाइएगा। तो जो घड़े का पानी जो ठंडा होता है ना, वाष्पन के चलते होता है। क्या होता है, वाष्पन, यानी कि एवापोरेशन के चलते ठंडा रहता है, याद रखिएगा। अगर बात करें, देखिए थोड़ा सा प्रोसेस में बताता हूँ। ये मान लेते हैं एक घड़ा है, क्या है, एक घड़ा है, तो इसमें पानी है। तो देखिए घड़ा का जो सरफेस होता है ना, यहाँ पे उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, तो थोड़ा सा पानी रिसते रहता है। क्या होता है, पानी रिसते रहता है। तो जब पानी रिस के इसके आउटर सरफेस पे आता है, ध्यान दीजिएगा, जब पानी रिस के आउटर सरफेस पे आता है, तो यहाँ पे तो बहुत सारा गर्मी होता है, बाहर में तो गर्मी है ना भाई, गर्मी का मौसम है, तो बाहर में गर्मी है। तो जो पानी बाहर में रिस के आता है ना, वो क्या करता है कि जो बाहर वाला जो सराउंडिंग का जो पानी है, सॉरी हीट है, उस हीट को लेकर पानी जो है क्या हो, वेपर बन के उड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, बाहर का हीट के चलते जो पानी निकल के आया रिस कर, वो सारा ऊपर उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो यहाँ का तो टेम्परेचर नहीं खत्म हो गया, यहाँ का टेम्परेचर तो यूज हो गया ना भाई, क्या करने में, यहाँ के पानी को भाप बना के उड़ाने में। तो यहाँ का टेम्परेचर ठंडा हो गया, तो टेम्परेचर ठंडा हो गया तो घड़ा का पानी ऐसे धीरे धीरे करते करते ठंडा हो जाता है। तुरंत ठंडा नहीं होता है घड़ा में पानी, देखिएगा आपको 2-3 घंटा 4 घंटा लगता है ठंडा होने में। ओके, तो समझ चुके होंगे। तो ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलता है घड़ा में, यही प्रोसेस है, तो इसको इवेपोरेशन कहते हैं। उर्ध्वपातन में बताया था ना, सब्लिमेशन अभी, कि कोई पदार्थ जो है से क्या होता है, सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, बाकी कंडेंसेशन जमना होता है, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है, उसमें चर्चा अभी नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, उतना ज़्यादा इतना डिटेल में क्यों जाएँ, जो क्वेश्चन है वो कर लिए। बाकी एक भी क्वेश्चन पूछे कि गर्मी दिन में सूती कपड़ा पहनते हैं तो क्या होता है, तो गर्मी के दिन में वही काम होता है, सूती कपड़ा पहनते हैं आप लोग, तो वहाँ से जो पानी उसको सोख लेता है इस पसीना को, और वहाँ का टेम्परेचर को उसको क्या करता है, यूज करके उस पसीना को वेपर बना देता है, तो वहाँ का सराउंडिंग क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो हम लोग को गर्मी में ठंडा कपड़ा से राहत मिलता है। तो ठंडा गर्मी में हम लोग को क्या होता है, गर्मी में जो है हम लोग को कॉटन कपड़ा पहनना चाहिए, ताकि हम लोग को गर्मी से राहत मिल सके। समझ गए, तो आपका आंसर वाष्पन हो गया। बाकी इवेपोरेशन के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। इवेपोरेशन को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं, जैसे कि ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया और विंड स्पीड हो गया, इसको याद रखिएगा। ये सारा चीज़ जो है ना जो है आपका इवेपोरेशन को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कपड़ा जल्दी सूखेगा, जैसे गर्मी दिन में जल्दी सूखता है, ठंडा दिन में नहीं सूखता है, और बरसात दिन में भी। बाकी विंड स्पीड, अगर आंधी तेज से मतलब हवा तेज से बहेगा ना, तो कपड़ा भी जल्दी सूख जाता है। तो ये सारा कुछ इवेपोरेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, तो प्रभावित करने वाले कारक हैं। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ग्लूकोमा, नाम सुने हैं, ग्लूकोमा इनमें से किसका रोग है। तो ग्लूकोमा जो है एक आई का डिजीज है, याद रखिएगा, किसका, आई का डिजीज है। ओके, चलिए, तो ग्लूकोमा आई का डिजीज है। देखिए यहाँ से कुछ और होता है, आई में थोड़ा सा देख लीजिए, एक विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो विटामिन ए कमी से इसको याद रखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। बाकी ग्लूकोमा में होता क्या है, ग्लूकोमा में देखिए आई वगैरह में पेन होने लगता है, और सर दर्द भी वगैरह करता है, तो आँख लाल वगैरह हो जाएगा और उसमें पेन होता है, तो उसको ग्लूकोमा का लक्षण माना जाता है। तो आई में होता है, इसको याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से एक नाइट ब्लाइंडनेस होता है रोग, याद रखिएगा। रात में आपको दिखेगा नहीं, ओके, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। बाकी आई के बारे में याद रखिएगा, ह्यूमन आई जो है एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, और यह वस्तु का इमेज जो है रेटिना पर बनाता है, और वहाँ पे जो इमेज बनता है हमेशा रियल और इन्वर्टेड होता है। क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड, याद रखिएगा, रेटिना पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। यह एक कॉन्वेक्स लेंस के जैसा काम करता है। ह्यूमन आई का जो
डायमीटर होता है लगभग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2.3 सेंटीमीटर लिया गया है। ओके, और एक चीज़ और आई करियर से पूछ सकते हैं कि जो अगर कोई आपका सर है, ओके सर मतलब आपका हेड, तो वहाँ से कोई चीज़ अच्छा से पढ़ना है तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये चीज़ बहुत बार इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन आई का जो रेंज होता है, ठीक है, कितना होता है, ह्यूमन आई का जो रेंज होता है देखने का, वो 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट की वस्तु को देख सकता है। यहाँ तो सूर्य को आप देख सकते हैं ना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, अंदाज़ा लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है, चिड़ियों में पाया जाने वाला आवाज़ बॉक्स क्या कहलाता है। तो जो चिड़िया में पाया जाने वाला जो आवाज़ बॉक्स होता है उसको हम लोग सेरेनेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरेनेक्स। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, चिड़िया वाला इंपॉर्टेंट है, तो इसको सेरेनेक्स बोलते हैं। बाकी हम लोग में जो वॉइस बॉक्स है क्या है, हम लोग में ह्यूमन में उसको हम लोग लैरिनेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, लैरिनेक्स। लैरिनेक्स वॉइस बॉक्स होता है। फायरनेक्स देखिएगा ना, तो फायरनेक्स जो है गला में ही पाया जाता है, एक जगह है फायरनेक्स, गला में ही पाया जाता है, ह्यूमन का थ्रोट में ही पाया जाता है। तो याद रखिएगा, लैरिनेक्स हम लोग में वॉइस बॉक्स है और सेरेनेक्स चिड़िया में वॉइस बॉक्स है। फायरनेक्स गला में ही एक पाया जाता है, एक जगह पॉइंट है, डायग्राम तो मैं आज लिया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, किसमें जो है टार्टरिक एसिड नहीं पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल कौन किसमें नहीं पाया जाता है बताना है। टेमरिन मतलब इमली, स्पेनिश मतलब पालक, ग्रेप्स मतलब अंगूर या अनराइप्ड मैंगोज यानी कि बिना पका हुआ आम। तो किसमें ऐसे आपका टार्टरिक एसिड नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर देखिए आपका बी होगा, स्पाइनेच। स्पाइनेच मतलब पालक होता है, तो पालक में जो है आपका टार्टरिक एसिड नहीं पाया जाता है। ओके, तो इसमें भाई क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। बाकी जितना सारा आप देख रहे हैं यहाँ पे, इमली हो गया, ग्रेप्स हो गया और अनराइप्ड मैंगोज हो गया यानी कि बिना पका हुआ आम, ये सारा में आपको देखने को मिलेगा टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ओके, बाकी दही होता है ना, कर्ड में क्या कौन सा एसिड पाया जाता है, कर्ड में जो है आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और हम लोग का मसल्स होता है उसमें भी लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके चलते वो थक जाता है, पता है ना आपको, तो भूलना नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन आपसे और पूछ सकते हैं, जो एंट होता है, चींटी का डंग, या मधुमक्खी होती है उसका डंग, उस सब में जो है मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, जिसका फार्मूला HCOOH होता है। मिथेनोइक एसिड को ही कहीं कहीं ना फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है और मिथेनोइक एसिड IUPAC नेम है। तो चाहे एंट हो, बी हो, चाहे अगर काट दिया लाल चींटी बोल दे तो टेंशन नहीं लेना है, चींटी ही है। ओके, थोड़ा अलग प्रजाति का है। तो फॉर्मिक एसिड उसमें पाया जाता है, फार्मूला HCOOH हो गया, एक एसिड है, और इसको मिथाइल क्या बोल रहा था, मिथेनोइक एसिड भी इसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आपका आंसर पालक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है। बहुलक क्या होता है जानते हैं ना, एक पॉलीमराइजेशन करने के बाद एक चेन रिएक्शन होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कंपाउंड को उसका चेन के रूप में बना लेते हैं, यानी कि बहुत सारा कंपाउंड चेन के रूप में हम लोग को प्राप्त होता है, तो वहाँ से बहुलक आता है, पॉलीमर, यानी कि उसको पॉलीमराइज कर देते हैं। तो देखिए, जो निम्न में से प्राकृतिक जो बहुलक है वो है आपका स्टार्च। क्या है, स्टार्च है। बाकी सारे इसको बनाया जाता है, आर्टिफिशियल है, प्लास्टिक आप जानते होंगे, प्लास्टिक, पॉलीथीन, नायलॉन है आपका, बेकलाइट वगैरह है, ये सारा जो है आपका बनाया जाता है। किससे, ये बनाया जाता है आपका मतलब किसी किसी सब्सटेंस से मिलकर बनाया जाता है। यहाँ मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ठीक है, आप लोग बताइए बेकलाइट किससे बनाते हैं। जो बेकलाइट है वो किससे किससे बनाया जाता है। ओके, बेकलाइट जो है से किससे किससे बनाया जाता है बताइएगा। बाकी स्टार्च के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टार्च जो होता है, आप लोग सुने होंगे कि जो पौधा लोग जो फोटोसिंथेसिस करता है उसके बाद जो है खाना स्टोर करता है, तो उन लोग जो खाना स्टोर करता है ना वो स्टार्च में ही करता है, तो उसका फार्मूला आता है C6H10O5। स्टार्च जो है एक तरह से देखिएगा ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, C6H10O5N का होल एन है यहाँ पे ना, इस सब स्क्रिप्ट है यहाँ पे, होल एन है, तो ये आपका स्टार्च का फॉर्मूला है C6H10O5, समझ गए। तो स्टार्च एक नेचुरल बहुलक है, ठीक है, तो देख बहुलक क्यों है, क्यों देखिए एन लगा हुआ है, डिफाइंड फार्मूला नहीं, यहाँ पे 2 3 4 5 रहता ना तो डिफाइंड हो जाता, तो बहुलक इसको नहीं बोलते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे एन है यानी कि एन नंबर ऑफ चेन है इसका, ठीक है, तो एन नंबर ऑफ चेन है तो इसीलिए बहुलक हो गया। तो आपका क्या हो गया आंसर, आपका आंसर हो गया स्टार्च। ओके, और आदमी लोग जो है अपना खाना को कैसे स्टोर करता है, आपको पता है ना, ग्लाइकोजन के रूप में हम लोग स्टोर करते हैं, और इन लोग स्टार्च के रूप में स्टोर करके खाना रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन या कौन सा यौगिक ताजमहल के फीकेपन का कारण है। फीकापन समझ रहे ना, जो धूसर रंग का हो रहा है ताजमहल पर, उसकी जो चमक दमक है उस पर आँच आ रहा है, तो किसके चलते होता है बताइए। कौन और कौन से, मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, यही आपको क्वेश्चन तो पढ़कर समझ सकते हैं आप लोग। तो देख लीजिएगा SO2 NO2 N2O या फिर बोथ A एंड B, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तो आपका आंसर देखिए यहाँ पे D है, कॉमन से भी लोग लगा लेते हैं SO2। देखिए SO2 और NO2 अगर थोड़ा सा आपको मालूम होगा तो सल्फर और नाइट्रोजन क्या है, सल्फर और नाइट्रोजन जो है एक नॉन मेटल्स है। क्या है, नॉन मेटल। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है।
और जब एसिडिक नेचर का होता है तो जब समझिए कि जब SO2 और NO2 पानी के साथ मिलता है तो लगभग देखिएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है। पानी के साथ जब इन लोग रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है। और जब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है उसके बाद होता क्या है कि इन लोग जो ताजमहल पर गिरता है तो उसका जो कलर है सब फीका पड़ने लगता है। तो यही सारा प्रॉब्लम होता है। तो आपका आंसर हो गया बोथ A एंड B। ओके, SO2 और NO2 बोथ जो है से आपका क्या हो गया, आपका जो है से कारक है कि आपका जो है से ताजमहल का फीकेपन का कारण है। और मैं पहले बता चुका हूँ जो मार्बल होता है, मार्बल उसका फार्मूला वही होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन आप बोलते हैं। चौक का, खड़िया का, सबका फार्मूला यही होता है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आंसर आपका डी हो गया, बोथ A एंड B। ओके, निम्न में से किस धातु को भविष्य का धातु कहते हैं? तो देखिए भविष्य का धातु हम लोग टाइटेनियम को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइटेनियम को बोलते हैं। इसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज होने की संभावना है, तो इसको हम लोग भविष्य का धातु बोलते हैं। बाकी जितना हम लोग मतलब जिस हिसाब से हम लोग माइन कर रहे हैं सारा तो धातु खत्म कर देंगे, तो टाइटेनियम काम आएगा हम लोग को बाद में, तो इसीलिए इसको हम लोग भविष्य का धातु कहते हैं। ओके, चलिए बाकी सारा मरकरी के बारे में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, वन लाइनर इजी क्वेश्चन था। ग्रह गतिकी का नियम किसने दिया था? तो ग्रह गतिकी का जो नियम दिए थे वो थे आपका केपलर। क्या कौन थे? केपलर। ग्रह गतिकी का नियम दिए थे केपलर दिए थे, याद रखिए इनके बारे में। ओके, तो केपलर ग्रह गतिकी का नियम दिए थे। न्यूटन आपका लॉ ऑफ मोशन दिए थे, याद रखिएगा। गैलीलियो गैलीली के बारे में अगर बताइएगा तो बहुत सारी चीज़ का आविष्कार किए थे, जिसमें एक टेलीस्कोप का भी आविष्कार आता है ना, गैलीलियो गैलीली का। और एक अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जानते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या है? E=mc² था ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, तो c स्पीड ऑफ लाइट है जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसको तो पता होगा आपको। तो ये सारा कुछ क्वेश्चन है। तो ग्रह गतिकी का नियम केपलर दिए थे, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसका मात्रक संवेग के बराबर है? तो बताइए कि संवेग जो होता है उसका जो SI यूनिट होता है, SI की बात हो रहा है यहाँ पे, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के बारे में, जो पूरा वर्ल्ड मिलकर एक्सेप्ट करते हैं। तो जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, जो संवेग है ओके, SI यूनिट, वो किसके बराबर होता है? फोर्स, वेट, इम्पल्स या प्रेशर। तो देखिए जिसका आंसर होना चाहिए इम्पल्स होना चाहिए। क्या होता है? इम्पल्स। इम्पल्स आखिर होता क्या है? तो इम्पल्स इज इक्वल टू होता है ना फोर्स इंटू टाइम। जितना समय तक किसी पर्टिकुलर जगह पे फोर्स लगता है उसी को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। तो अगर इसका ऐसा यूनिट लगाइएगा ना, निकालिएगा ना, तो ए जो है आपका ना संवेग, यानी कि आपको जिसको मोमेंटम बोलते हैं, P=mv, तो उसके बराबर आ जाएगा। इसको करके देख लीजिएगा। ओके, क्या आ जाएगा? P=mv के बराबर आ जाएगा। तो याद रखिएगा संवेग जो है, मोमेंटम जो है जिसको P से डिनोट करते हैं, उसका जो यूनिट है वो इम्पल्स के बराबर आता है। इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम होता है फॉर्मूला। ओके, चलिए तो हो गया आपका। चलिए बाकी थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ डिस्कस कर देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ से अगर फोर्स का असाइनमेंट देखिएगा तो न्यूटन होगा, वेट का असाइनमेंट भी न्यूटन होगा। वेट का न्यूटन क्यों हो रहा है समझिए। वेट जो होता है ना से एक ऐसा फोर्स होता है जिससे अर्थ जो है से किसी वस्तु को अपने रोटेट करता है, उसको वेट बोलते हैं। इम्पल्स का आपने देख लिया, इसका न्यूटन सेकंड हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड, क्योंकि फोर्स इन टाइम होता है। और प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर जो होता है एक तरह से क्या होता है? फोर्स पर इनटू एरिया, जिसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, जिसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल, PA। समझ गए? तो प्रेशर होता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे ये सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगर किसी लेंस की क्षमता 3D है। क्या है? लेंस की क्षमता 3D है तो क्या है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या उत्तल दर्पण। तो देखिए जो अगर लेंस की क्षमता जो है से अगर +3 में है तो इसका मतलब है कि वो उत्तल लेंस है। क्या है? वो उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है वो पॉजिटिव होता है। जो उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और मतलब उत्तल यहाँ पे क्यों लिखूँ मैं, तो यहाँ पे लिखूँगा या उत्तल लिख लीजिएगा और अवतल लिख लीजिएगा, ऐसे कन्फ्यूजन रहेगा ना, क्योंकि उत्तल में भी कनकेव और कन्वेक्स होगा। तो उत्तल का प्लस लिखिएगा और जो अवतल होता है उसका माइनस होता है। तो U+A- याद रखिएगा। तो ऐसे ही करके इसको याद रख सकते हैं। तो उत्तल दर्पण होगा तो उसका पावर प्लस हो जाएगा, तो प्लस देखिए तो आराम से मार लीजिएगा। और अगर माइनस होगा तो समझ लीजिएगा अवतल लेंस है। लेंस की बात कर रहा हूँ, दर्पण की नहीं। पावर आएगा हमेशा लेंस में ही होता है, दर्पण में नहीं होता। तो ऐसे ही कट गया उत्तल दर्पण। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ पे बाइफोकल लेंस में ना दोनों होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का मिश्रण होता है, वो तो उसको बाइफोकल लेंस बोलते हैं। ओके, तो ये होता है, ये चीज़ समझ चुके होंगे आप लोग। तो आपका आंसर हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। पावर अगर +3D है तो इसका मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस है। बाकी कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बता देते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग देखे होंगे कि साइड मिरर के रूप में करते हैं। साइड मिरर या सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी इसका यूज करते हैं। याद रखिएगा इसको, कॉन्वेक्स मिरर को। और
याद है ना इसको, साइड मिरर मतलब सामने लगाते हैं ना, आप लोग के जो बाइक होगा उसके सामने लगा होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, इसीलिए उसको साइड मिरर बोलते हैं। ओके, चलिए तो ये सारा आपका आंसर हो गया है। बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जैसे देख लीजिए एक कॉनकेव होता है, अब एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव मतलब होता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का यूज ना हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं, यानी कि मायोपिया को। और कॉन्वेक्स का यूज जो है ना सर दूर दृष्टि को यूज कर, दूर दृष्टि जो कोई अगर पेशेंट को दूर दृष्टि हुआ है उसको जो है से ठीक करने के लिए करते हैं। तो कॉनकेव का यूज करते हैं निकट को, और कॉन्वेक्स का यूज करते हैं दूर को। अगर कन्फ्यूजन होगा देखिए, कॉनकेव में ज़्यादा वर्ड है तो निकट आ गया, और कॉन्वेक्स में कम वर्ड है तो दूर दृष्टि आ गया। इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, और इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं यहाँ से तो देख लीजिएगा। लेंस के बारे में था, और लेंस की क्षमता जो होता है ना, लेंस की क्षमता का साइन डायोप्टर होता है, डायोप्टर, और डायोप्टर हमेशा मीटर में लिया जाता है। P इज इक्वल टू 1/f होता है, f यही फोकल लेंथ है, पावर बोलते हैं P को। निम्न में से कौन सा घटना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम नहीं करता है? देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, एक्चुअली में प्रवर्तन से है, 12th क्लास से लिया गया है, लेकिन इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यार। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा। तो विच ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेना इज नॉट बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? देखिएगा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड बहुत ज़्यादा चमकता है, क्या उसी के चलते चमकता है? ऑप्टिकल फाइबर देखे होंगे आप लोग, जिसमें ट्रांसमिशन में हम लोग यूज करते हैं। माइरेज एक तरह से जो मृग तृष्णा होता है, ओके, उसमें। या फिर वेरीगेटेड कलर ऑफ बबल्स, बबल वगैरह देखे होंगे, जब कपड़ा वगैरह धोते हैं तो बबल जब निकलता है तो उसमें अलग अलग तरह का रंग बिरंगा दिखने लगता है। तो किसमें जो है से ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए डी। जो वेरीगेटेड कलर ऑफ बबल्स है वह जो है माइलेज के चलते नहीं होता है। क्या बोला? माइलेज के, सॉरी क्या बोला हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते नहीं होता है। बाकी माइलेज, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है सो, और एक्सटर्नल ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, जितना डायमंड इतना अच्छा से चमकता है बहुत ज़्यादा तेज, वह सब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चलते। बट वेरीगेटेड जो कलर ऑफ बबल होता है वो नहीं होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चलते। तो आखिर बबल जो बनता है वो हमको रंग बिरंगा क्यों दिखता है? तो उसके लिए एक फिनोमेना है इंटरफेरेंस। क्या होता है? इंटरफेरेंस, याद रखिएगा इसको। और इसको हम लोग हिंदी में व्यतिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यतिकरण। तो इसको याद रखिएगा इंटरफेरेंस के बारे में। और ये जो है व्यतिकरण होता है, तो इसको याद रखिएगा, बबल बनता है इसके चलते। बाकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। एक्चुअली में तो आईएससी का टॉपिक है, इससे दो मीडियम होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये क्वेश्चन फिर भी पूछते हैं कि लाइट जो है से डेंसर टू रेयर मीडियम में जाना चाहिए। लाइट जो होगा डेंसर टू रेयर मीडियम में जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नॉर्मल बनता है, तो एक जो ऐसा एंगल होता है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा एंगल अब यहाँ से जाता है जो कि क्या करें, जब सरफेस पे जब टकरा के क्या हो जाए 90 डिग्री पर हो जाता है ना, उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, आईसी। तो ये जब ऐसे जाता है एंगल यहाँ से, यहाँ डेंसर मीडियम है ना, ये क्या है? N2 है, N1 है। तो N1 जो है से ग्रेटर देन आपका N2 है, यानी कि डेंसर मीडियम है। तो डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट गया तो इतना एंगल पर गया ना कि उसी सरफेस पे ऐसे क्या हो गया, उसी सरफेस पे जैसे यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल से कोई ज़्यादा एंगल रहे, यहाँ से अगर करें तो होता क्या है ना, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर कोई लाइट अगर जा रहा है तो वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं हम लोग, यानी कि बाहर निकल ही नहीं रहा है, अंदर ही अंदर इसका रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, तो इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, यही होता है। और इसका यहाँ इस तरह देखे होंगे कि जैसे हीरा में जाता है लाइट तो बहुत ज़्यादा उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। एक ही लाइट है तो बहुत बार टकरा के घूमते रहता है। ऑप्टिकल फाइबर में यही होता है। ऑप्टिकल फाइबर देखे होंगे तो इसमें ट्रांसमिशन यूज करते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। मृग तृष्णा देखे होंगे आप लोग की, जब गर्मी वगैरह में अभी देखिएगा कुछ दिन के बाद कि दूर जाइएगा रोड वगैरह पे तो पानी जैसा दिखेगा। तो पानी जैसा जो दिख रहा है ना वो मृग तृष्णा है, माइरेज है, पानी नहीं होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते जो है से सारा फेनोमेना आपको देखने को मिल रही है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर यहाँ से डी हो गया। समझ में आ गया होगा ना भाई? नहीं आया होगा तो बताइएगा, थोड़ा सा ना आईएससी का टॉपिक है। तो वेरीगेटेड कलर ऑफ बबल्स जो है से आपका तीर पर नहीं है, इसको शॉर्ट में तीर बोलते हैं हम लोग, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। ओके, तो बबल्स का जो बनना होता है, वेरीगेटेड कलर ऑफ बबल्स होता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर नहीं होता है, ये इंटरफेरेंस पे होता है। ओके, तो आप लोग समझ चुके होंगे इसको। तो देख लिया आपने, तो आपका आंसर आपका डी हो गया। बुलबुले का अलग अलग रंगों का बनना जो होता है इंटरफेरेंस चलते होता है। नेक्स्ट है आपका अचार है, शीतल पेय पदार्थ है, और मुरब्बों के परीक्षण में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, परीक्षण समझते हैं ना, उसको हम लोग इतना कुछ ऐसा चीज़ मिला कर रख देते हैं ताकि जल्दी ख़राब ना हो, उसको परीक्षण करना बोलते हैं।
तो देखिए क्या होता है, सोडियम एसीटेट, एस्टर, सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम परमानेंट, क्या यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसमें यूज जो करते हैं वो है सोडियम बेंजोएट। क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट का यूज करके किसी चीज़ को क्या करते हैं हम लोग, प्रिजर्व कर लेते हैं। तो ठीक है, तो अचार वगैरह हो गया, शीतल पेय पदार्थ हो गया, चाहे मुरब्बा को संरक्षण करने में, यानी कि प्रिजर्वेटिव्स के जैसा यूज होता है। प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण करने में यूज होता है। पुराना जमाना में देखे होंगे ना आप लोग कि जो लेडी लोग क्या करते थे कि अगर सरसों वगैरह को रखना है तो उसमें क्या करते थे, सरसों वगैरह चाहे कोई भी चीज़, उसमें हल्का अपना हाथ में तेल लेते थे और उसके बाद उसको अच्छा से ऐसे क्या मिक्स करके रख देते थे। ओके, तो सब प्रिजर्वेट करने का ही तरीका है। उसमें अगर देखिएगा सरसों के तेल में उसमें सल्फर पाया जाता है और सल्फर कीड़ा नहीं लगने देता है। ओके, ऐसा ऐसे कुछ चीज़ होता था, बहुत सारा चीज़। बाकी शीतल पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, ये भी याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा जाता है। ओके, शीतल पेय पदार्थ में, कोल्ड ड्रिंक्स जिसको आप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है तो कौन सदैव स्थिर रहता है, यानी कौन सा चीज़ नहीं बदलता है। व्हेन लाइट गोज टू वन मीडियम टू अनदर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज। तो ध्यान दीजिएगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वह कभी भी चेंज नहीं होता है। याद रखिएगा, बाकी वेवलेंथ, स्पीड और क्या बोलते हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड, सारा का सारा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारा का सारा चेंज हो जाता है, लेकिन एम्पलीट्यूड उसका हमेशा और फ्रीक्वेंसी उसका हमेशा स्थिर रहता है। ओके, चलिए समझ चुके होंगे। बाकी सारी चीज़ यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ क्या। देखिए जैसे कि देखिएगा वेव को, ठीक है, तो वेव जो है से ऐसे करता है, जैसे कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है ना, तो वो वेव को क्या करता है, वेव को जो है से आपका फॉर्म करता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिए ये आपका क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड हो जाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो यहाँ से इस डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका एम्पलीट्यूड हो जाता है। बाकी दो देखिए यहाँ से ये लैम्डा होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, तरंग धैर्य बोलते हैं ना, तो ये आपका लैम्डा होता है। वेवलेंथ जिसको बोलते हैं आप लोग, तो लैम्डा होता है। तो ये भी एम्पलीट्यूड ही होता है, या ऊपर लीजिए चाहे नीचे लीजिए, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वेव का, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ मीन पोजीशन से, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओके, तो समझ चुके होंगे। बाकी वेवलेंथ हो गया लैम्डा, और एम्पलीट्यूड और लैम्डा दोनों का यूनिट मीटर होता है। ओके, फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो एफ होता है उसको हमको हर्ट्ज बोलते हैं। ऐसे फ्रीक्वेंसी को ना कहीं कहीं बुक में एफ भी लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका साइन ऐसे होता है। ओके, हर्ट्ज ये वाला, तो ये हो गया आपका, देख लिया आपने, तो हर्ट्ज होता है साइन फ्रीक्वेंसी का। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, थोड़ा बहुत मैं ऐसे डिस्कस कर दिया। बाकी एक चीज़ एम्पलीट्यूड के बारे में याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बनता है, जो साउंड वेव होता है ना, साउंड वेव वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। मतलब लाउडनेस ऑफ साउंड के बारे में बात कर रहा हूँ। लाउडनेस ऑफ साउंड होता है वह जो होता है एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। ओके, तो याद रखिएगा, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा समझिए कि साउंड जो है सो उतना ही ज़्यादा लाउड होगा। तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट पूछते हैं। बाकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। लाइट का स्पीड आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। सूर्य से पृथ्वी तक लाइट आने में लगभग 500 सेकंड का समय लगता है, जो कि 8 मिनट 20 सेकंड के बराबर आता है। ओके, और वहाँ से जो लाइट आता है, ठीक है, वहाँ से जो लाइट आता है अर्थ पर, वो रेडिएशन के थ्रू आता है। पता है कि बीच में कोई मीडियम भी नहीं है। ऑक्सीजन हार्मोन की सांद्रता किस भाग में पाया जाता है। देखिए प्लांट में बहुत सारा हार्मोन के बारे में चर्चा कर दूंगा अभी पे। तो ऑक्सीजन जो हार्मोन होता है उसका सांद्रता जो है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जो है से मतलब अधिक मात्रा में कहाँ देखने को मिलता है, केवल जाइलम और फ्लोएम में, पत्ती में, पौधों की वृद्धि वाले ऊपरी भाग में, या जड़ में। तो कहाँ देखने को मिलेगा, तो देखिए जो अधिकतम आपको देखने को मिलेगा ना, वो पौधों के वृद्धि वाले ऊपरी भाग में देखने को मिलेगा। क्या होता है, पौधों की वृद्धि वाले ऊपरी भाग में। ये जो ऑक्सीजन होता है ना हार्मोन, ऑक्सीजन का जो लेंथ को बढ़ाने का काम करता है। पौधा का जो देखते हो लेंथ बढ़ता है, तो वह ऑक्सीजन हार्मोन ही काम करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन हार्मोन ही काम करता है। तो आंसर आपका सी हो गया। पौधों के वृद्धि वाले ऊपरी भाग में पाया जाता है ऑक्सीजन हार्मोन। यहाँ पर टोटल मैं 4 प्लांट हार्मोन के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। ऑब्वियसली एक ऑक्सीजन हो गया, दूसरा जिब्रेलिन हार्मोन है, ओके, तीसरा है साइटोकाइनिन है, और चौथा जो है ना वो एक हार्मोन ही है, लेकिन ABA उसको बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड। ऑक्सीजन हार्मोन देख लिया आपने, इलोंगेशन का काम करता है। जिब्रेलिन भी बहुत सारा पार्ट वगैरह को मतलब जो भी पार्ट होता है ना उसको इंक्रीज करने का प्लांट का और भी पार्ट होता है, थोड़ा इलोंगेशन में भी काम करता है। लेकिन और भी बहुत सारा पार्ट है, जैसे आपको रूट वगैरह है, तो ये सब को जो जनरली होता है स्टेम वगैरह है, तो उसको अगर मोटा करना है तो जिब्रेलिन काम करता है। साइटोकाइनिन जो होता है सेल डिवीजन में काम आता है। क्या बोला, साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन में काम आता है। और ABA का फुल फॉर्म होता है होता है एब्सिसिक एसिड। क्या होता है, एब्सिसिक एसिड होता है। ये जो होता है ना ग्रोथ इनहिबिटेशन हार्मोन है। क्या है, ग्रोथ को रोकने वाला, ग्रोथ इनहिबिटेशन हार्मोन है आपका, ग्रोथ है। तो
तो याद रखिएगा सारा चीज़। ये क्या है, ग्रोथ इनहिबिटेशन, यानी कि पौधे में वृद्धि को रोकता है। एक भाग में वृद्धि को रोकता है, दूसरा भाग में वृद्धि होता है, इसका यूज होता है चर्चा करने का भी। साइटोकाइन क्या करता है, आपका साइटोकाइन सेल डिवीजन में काम करता है। जिबरेलिन बहुत सारा पार्ट को जो ऑक्सिन और जिबरेलिन दोनों है, यह पार्ट को ऐसे क्या करता है, पौधा को बढ़ने में मदद करता है। और ऑक्सिन इलोंगेशन, यानी कि पौधे की लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है ऑक्सिन। तो समझ चुके होंगे सारा चीज़। तो ये सारा चीज़ प्लांट हार्मोन है। बाकी दो चीज़ और आया है, एक आया है जाइलम। क्या है, एक आया है जाइलम और एक आया है फ्लोएम। क्या है, फ्लोएम। तो जाइलम ऐसे जल का ट्रांसपोर्ट करता है एक प्लांट बॉडी में, और फ्लोएम ऐसे फल का, फ्लोएम मतलब फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये देखिएगा, जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का, और फ्लोएम ऐसे फूड का ट्रांसपोर्ट करता है यानी कि फल का। तो फल, फ्लोएम से फल, याद रखिएगा, याद रहेगा फूड और वाटर। तो ट्रांसपोर्ट यही से किया जाता है। तो जाइलम जल, फ्लोएम फल यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। आंसर आपका सी हो गया यहाँ से। इनमें से कौन सा रोग लैंगिक रोग नहीं है, कौन सा रोग लैंगिक रोग नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसका फुल फॉर्म एसटीडीज होता है। देखिए, गोनोरिया, सिफिलिस, एचआईवी एड्स या हेपेटाइटिस। तो देखिए, जो तीनों के तीनों बीमारी है एबीसी, वह क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। यानी कि अगर अगर अनहाइजीनिक अगर सेक्स होता है, ठीक है, तो वहाँ से अगर मतलब सेफ सेक्स नहीं होता है, तो वहाँ से जो है से आपको एचआईवी हो सकता है, सिफिलिस होता है, गोनोरिया हो सकता है। तो बहुत सारा हो सकता है। हेपेटाइटिस जो है से ओके, हेपेटाइटिस जो है से नहीं होता है। हेपेटाइटिस एक तरह पता है ना, हेपेटाइटिस एक तरह का जो मधुमेह टाइप का बीमारी होता है, उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस। जिसमें इंसुलिन जो होता है सुई दिया जाता है, आपको पता है ना, इंसुलिन का सुई दिया जाता है, जिसमें जो आपका इंसुलिन जो है कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज। तो जब वो काम करना बंद कर देता है पैनक्रियाज, ओके, उसके बाद जो है हम लोग को क्या होता है, ब्लड में शर्करा मतलब शुगर की मात्रा बढ़ने लगता है। ओके, इंसुलिन क्या करता है, शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो अगर ब्लड शुगर बढ़ने लगता है तो क्या होता है, इंसुलिन का सुई इन लोग को चढ़ाना पड़ जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। हेपेटाइटिस जो है से आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, ये बॉडी में होता है। अगर ठीक से अगर खान पान नहीं रखा गया तो वहाँ विकार हो जाता है। तो हेपेटाइटिस आपका हो गया। बाकी एचआईवी एड्स के बारे में बताइए, एचआईवी में कौन सा वायरस है, कौन सा रोग है, एचआईवी का फुल फॉर्म, एड्स का फुल फॉर्म, कौन उसमें बताइए, थोड़ा बहुत तो बताइए यार, इतना कैसे कीजिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है बताइए, 5 जून, 11 जुलाई, 28 फरवरी या 22 मार्च। तो बताइए यहाँ पे जो इसका सही आंसर होना चाहिए 28 फरवरी। क्या होता है, 28 फरवरी। बाकी देख लीजिए सारा पे 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, 5 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। याद है ना, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग मनाते हैं 5 जून को। और बाकी 2 मार्च को हम लोग क्या बनाते हैं, 2 मार्च को हम लोग बनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, ओके, मार्च में। और 22 अप्रैल को, अगर 22 अप्रैल है तो वहाँ पे वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं। 11 जुलाई को ना मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ मनाया जाता है, बताइए ज़रा 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। मैं लास्ट वीडियो जब डिस्कस कर रहा था तो एट द टाइम मैं भूल गया था, याद है आपको 11 जुलाई बताइए। तो कम से कम मैं जो भूलता हूँ कम से कम उसको भी तो याद रखिए। तो आपका 11 जुलाई को क्या था आपको बताइएगा। बाकी 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल साइंस डे मनाते हैं। ओके, नेशनल साइंस डे मनाते हैं। ओके, इसको याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तारों की असीमित ऊर्जा का उत्सर्जन का स्रोत क्या है। देखिए, जो तारा में देखते हैं कि बहुत सारा जो लाइट वगैरह हमेशा से निकल रहा है, जैसे कि सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा ही है। तो उसमें जो लाइट का इतना ज़्यादा सोर्स है वो कहाँ से आता है भाई, तो स्टार रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है क्या, कोई एलिमेंट वहाँ पे टूटता है, फ्यूजन होता है क्या वहाँ पे हैवी न्यूक्लियस का, फ्यूजन होता है क्या लाइटर न्यूक्लियस का, या कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल होता है। कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल तो ऐसे ही काट सकते हैं, वहाँ फॉसिल फ्यूल कहाँ से पहुँच गया। देखिए, याद रखिएगा यहाँ पे फ्यूजन प्रोसेस होता है। क्या होता है, फ्यूजन। तो फ्यूजन आखिर होता क्या है, समझिए, दो लाइटर न्यूक्लियस है। क्या है, 2 लाइटर न्यूक्लियस है। तो 2 लाइटर न्यूक्लियस जब आपस में कंबाइन करता है ना, जब आपस में कंबाइन करता है तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। तो इसी को जो है से प्रोसेस जो होता है ना, से बहुत सारा स्टार्स में जो है से एनर्जी का कारण है। हिंदी में इसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। या देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अलग वर्ड दिया गया है, और क्या है, एक अलग वर्ड दिया गया है, यहाँ से इसको देख लीजिएगा। तो हल्के नाभिक का जुड़ना, 2 हल्का हल्का नाभिक मिलकर हैवी न्यूक्लियस बनाता है, और एनर्जी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होता है। इसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं, अंग्रेजी में न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्यूजन नहीं होता है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब फ्यूज कर जाना, आपस में फ्यूज कर जाना, जुड़ जाना, ओके, तब जाके एनर्जी रिलीज होता है। ओके, तो समझ चुके होंगे आप लोग इसके बारे में। फ्यूजन के जो हम लोग यहाँ पे करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, वहाँ पे परमाणु नाभिक होता है ना, मतलब
परमाणु रिएक्टर, वहाँ पे इसका हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज तो ऊपर होता है। जैसे सन का एनर्जी का अगर बात करें तो देखिएगा वहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम का एटम बनाता है और बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, तो यही सारा उसमें काम होते रहता है। ओके, तो यही सनलाइन बोलते हैं इसको हिंदी में और अंग्रेजी में फ्यूजन। आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत अपघटन, अभिकेंद्रीय त्वरण या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ओके, क्या करता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम नहीं करता है ना। अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण रहेगा तो समझिए कि जो है जनरेटर होता है। क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है वो जैसे जनरेटर काम करता है, बाकी मोटर जो होता है ये विद्युत धारा के धारा हो गया ना, धारा कर दूंगा इसको पीडीएफ में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ओके, और मोटर का जस्ट उल्टा जनरेटर होता है। मोटर का जो होता है जस्ट उल्टा जो है जनरेटर है। कैसे बताता हूँ। जैसे देखिए मोटर करता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जब मोटर लगाते हैं आप लोग तो क्या करता है, पहले बिजली लेता है, उसको कोई काम कर देता है, पंखा घुमा देता है, तो मैकेनिकल वर्क हो गया। जबकि जनरेटर क्या करता है, जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पता है ना, जब कोई आप डीजल वगैरह डाल के चलाते हैं शादी ब्याह में तो आपको लाइट देता है जनरेटर, आपको थोड़ा सा अच्छा से पता है, बात को थोड़ा सा क्या पूरा अच्छा से पता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो समझ जाइएगा जनरेटर का जस्ट उल्टा मोटर होता है। ओके, समझ गए। और दोनों का फेनोमेना भी बता दिया मैं आपको, यहाँ से दोनों का फेनोमेना बता दिया कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कौन काम करता है, मोटर, जबकि जनरेटर ऐसे किस पे काम करता है, विद्युत धारा के मतलब चुंबकीय प्रभाव पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको बोलते हैं, लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सब पढ़ लीजिएगा। ओके, तो समझ चुके होंगे आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर आपको काम करेगा विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोमल किसका रासायनिक नाम है, मतलब सॉरी कैलोमल किसका सामान्य नाम है। रासायनिक नाम जो है से बताना है आपको, यहाँ पे सामान्य नाम दिया हुआ है। जनरली दो चीज़ होता है, एक सामान्य नेम होता है, एक रासायनिक नेम होता है। तो देखिए एक सामान्य नेम और रासायनिक नेम क्यों होता है, तो सामान्य नेम इसीलिए होता है ताकि जाकर दुकान में बोलिएगा भैया हमको सोडियम क्लोराइड दीजिए, बेचारा तो सोचते रह जाएगा क्या है, बोलेगा कि मेरे पास नहीं है भाई चले जाओ। उसको बोलिए ना कि भैया हमको यहाँ पे ना सोडियम कार्बोनेट दे दीजिए, क्या दे दीजिए, सोडियम कार्बोनेट दे दीजिए और डेकाहाइड्रेट दे दीजिए, तो कहेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसको बोलिए कि भाई हमको धोने वाला सोडा दीजिए ना, तुरंत दे देगा। और NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड नहीं, उसको बोलिए कि भाई खाने वाला नमक दीजिए, तुरंत दे देगा। तो ये कॉमन नेम होता है और कुछ कुछ यहाँ पे साइंटिफिक नेम होता है, सॉरी केमिकल नेम होता है। क्यों? ताकि हम लोग इसका जनरल लोग हैं उसको भी यूटिलाइज कर सकें। ओके, सब तो उतना पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, और इसका कॉमर्शियल नेम इसका ऐसे बोलते हैं हम लोग ना, कॉमन नेम को कॉमर्शियल नेम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कैलोमल जो है ना सबका जो आंसर है आपका वो है आपका सी, मर्क्यूरी क्लोराइड का जो है ना, मर्क्यूरी क्लोराइड का जो है आपका कॉमन नेम है। तो मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया आपका आंसर। इसका फार्मूला लिख देता हूँ, Hg2Cl2 इसका फार्मूला है आपका। ओके, तो यही सारा है। बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो COH का Hol2 होता है, बेरियम सल्फेट का BSO4 होता है, व्हाइट PPT होता है, और मर्क्यूरी क्लोराइड का तो आपने देख लिया, और बाकी मर्क्यूरी सल्फाइड का HGS हो जाएगा। क्या होगा? HGS। ओके, चलिए तो ये सारा हो गया। एक क्वेश्चन और पूछो क्या? पूछ ही लेता हूँ, आप लोग तो देंगे नहीं जवाब, अगला बार डिस्कस करूँगा। AGS जो है ना, HGS वो किसका सूत्र है? HGS किसका सूत्र है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। HGS किसका सूत्र है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सारे कुछ क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बता सकते हैं। अभी मैं 3 बजे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था भाई। मैं ना कुछ चीज़ें लास्ट में ला कर बताता हूँ, क्योंकि जो लोग स्टे कर पाएंगे उन्हीं लोग को मैं बताऊँगा, बाकी तो जो घूमते फिरते आते हैं तो उनको क्या कहना है। चलिए घूमते रहिए फिर। तो यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग को फीडबैक जो यहाँ पे ज़रूर देना है। बाकी देखिए रात भर में ना, ये रात भर जो है से अभी मैं वीडियो बना रहा था, अब शायद 4 बजने को है, तो अब मैं यहाँ पे सोऊंगा तो आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करके। तो देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है। लाइफ में कोई भी काम होता है ना जी, कोई भी काम होता है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो। तो मेहनत करने से चूकना नहीं है आप लोग को भी, जहाँ भी कीजिए। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पढ़ के जॉब ही लीजिएगा। यूट्यूब पे आ जाइएगा भाई, अच्छे से अगर पढ़ लीजिएगा तो यूट्यूब पे पढ़ाइएगा ना, अच्छा से जॉब, यहाँ से भी आपको पैसा वगैरह अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद यूटिलाइजेशन कीजिएगा उसको जहाँ करना होगा, थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगा ओके, बट यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो अच्छा से पढ़िए, अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो कहीं भी कुछ कर लीजिएगा, मेरा तो यही मानना रहता है। बस जॉब के पीछे नहीं भागना है, पता है ना, ऑलवेज हैव अ बैकअप बिफोर अ ब्रेकअप। तो बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।